की वजह मेरे घर से थी। मेरी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, कोई डिप्रेशन में चली गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। डिप्रेशन में चली गई तो घर पर कोई था नहीं। बड़े वाले लड़के बहू थे वो अपना अपना काम कर रहे हैं भाई, अपना उनको काम भी कर वो रहे थे। कैसे छोड़ छोटे सकते वाला हैं। बच्चा था, वो अकेला क्या करेगा। उसका भविष्य खराब हो रहा था, इधर ये ठीक नहीं हुई थी, टेंशन में हो रही थी। तो मैंने 1 साल तो निर्णय लेने में लगा दिया, कि लें कि नहीं भाई लें। लें नहीं लें, लें नहीं लें, क्या करें। तो हम्म। लास्ट में मैंने डिसीजन यही लिया, मैं भाई अपने तो इतनी नौकरी कर ली लगभग, ठीक है, अभी कोई एक बच्चे की शादी करनी है, बाकी सब कुछ कर दिया, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। उस बच्चे की लाइफ खराब हो रही है, वो मम्मी के पास रह रहा है, उसको पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो आपका कौन से सन में रिटायरमेंट था वैसे, सरकार की तरफ से। मेरी 5 साल 31 अगस्त 2026 में रिटायरमेंट था मेरा। अच्छा, 31 अगस्त 2026 में। अगस्त 2026 में आपका रिटायरमेंट था, लेकिन आपने अपनी पत्नी के लिए हाँ कि भाई उसकी मैं अच्छी तरह से केयर कर सकूं, देख रेख कर सकूं, उसकी देखभाल कर सकूं, इसके लिए आपने 2022 में ही सेवानिवृत्ति ले ली। हाँ, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए मैंने 5 साल नौकरी पहले ही छोड़ के वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज वर्तमान समय में लोग अपने लालच को सर्वोपरि मानते हैं। आपने लालच को साइड में रखा और अपने हाँ, परिवार को सर्वोपरि रखा। बिल्कुल। देखो लालच, इतनी साल नौकरी कर ली, पैसे भी कमाए, तो पैसे सब कुछ नहीं होता, परिवार भी कुछ होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई उस टाइम हालात ऐसी थी पत्नी की, कोई गड़बड़ हम्म। हो जाती, तो लोग कहते कर ले नौकरी, इसके लिए कर रहा है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ताना देते। बिल्कुल। तो मैं उससे पहले ही आ गया, कम से कम ये तो बोलेंगे भाई कि अपने बच्चों के लिए देखो, इतनी एक एसआई बिल्कुल सब बिल्कुल इंस्पेक्टर की बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी छोड़ के आ गया। और उसी समय आपको मतलब एक अच्छी पोजीशन मिलने वाली थी। हाँ, मेरे मेरे साथ वाले मेरे से जूनियर हैं, वो एक रैंक और अप हो गए, इंस्पेक्टर बन गए। 1 साल हो गए उनको बने, मैं तो उनसे पहले ही बनता, हाँ, आप तो उससे पहले बन उनसे जाते। पहले बनता, इंस्पेक्टर बनता मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। हम परम शक्ति से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका जो जीवन है वो ऐसे ही उमंग, उत्साह, उल्लास और आनंद। सबसे बड़ी बात यह है कि आप धरातल से जुड़े रहे। अब अपन कुछ टाइम होने को कौन टाल सकता है कि अचानक कैसे लगी भगवान जाने, आग लग गई। अच्छा, वो जो आपके हाँ, जो कच्चे घर थे मकान थे, उनमें एक आग लग एक जाती है। ढूंढा था, 2-3 झुप्पे थे, एक छान अलग थी। हम्म। तो एक छान अलग थी, उसके अंदर पता नहीं किसने लगाई, बच्चे ने क्या, हाँ, कह वो नहीं सकते। लग गई उस समय। हाँ हाँ, ऐसी अनिवार्य की। ये काफी लोग हैं, मतलब एकदम से पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है, हाँ, और आप एकदम से सनरूफ वाली जो गाड़ी है उसमें आप छापा पहन के। ये गिरवर सिंह जी ये आपके गेरू ऊपर। सिंह फूल बरसा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, है चाणक्य क्लासेज निरंतर अनुभवी संवाद आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है। धीरे धीरे जिस तरह से हम एक अनुभवी संवाद आप तक पहुंचाते हैं, लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं, और लोग उस अनुभवी संवाद को पसंद भी करते हैं। आज का जो अनुभवी संवाद है वो भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल जो है वो अपने देश की सुरक्षा के लिए निरंतर हमेशा तत्पर रहते हैं। उसी सेवा से जुड़े हुए हमारे पास आज मौजूद है श्रीमान जीवन सिंह जी शेखावत। इन्होंने 3 दशक से अधिक भारतीय सीमा सुरक्षा बल में अपनी सेवा दी है, और सेवानिवृत्ति के बाद इनका अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति जो कार्य है वह यकीनन काबिले तारीफ है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आई जिनका आपने बड़ी सटीकता के साथ में समाधान किया, आपकी शिक्षा के बारे में, आपकी सेवा के बारे में, और आज वर्तमान समय में आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वर्तमान समय की आपकी किस प्रकार की दिनचर्या है, और बीएसएफ से रिलेटेड अपन वो तमाम सवाल पूछेंगे जो संदेह के दायरे में रहते हैं,
क्योंकि श्रीमान जीवन सिंह जी शेखावत साहब ने लंबे समय तक बीएसएफ में अपनी सेवा दी है, तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बीएसएफ की ताकत क्या है, बीएसएफ की उपलब्धि क्या है और बीएसएफ किस तरह से भारत की जो महत्वपूर्ण सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करती है। सबसे पहले जीवन सिंह जी शेखावत साहब, आपका है चाणक्य क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू शेर सिंह। आप हमें ये बताइए, आपका जन्म कब, कहां पर होता है और उसके बाद आपकी जो शिक्षा है वो कहां तक हुई और किस विद्यालय में आपकी शिक्षा होती है? मेरा जन्म 12 अगस्त 1966 को हुआ था। 12 अगस्त 1966 को आपका जन्म होता है। हाँ जी। गांव? गांव पिपराड़ी दुर्गापुरा। फिर उसके बाद आपकी जो शिक्षा है, आपको मैं एक छोटा सा सवाल ये पूछता हूं कि शिक्षा में आप श्रेष्ठ थे, मध्यम थे या फिर कमजोर स्टूडेंट थे? हम मध्यम से ऊपर थे, कमजोर नहीं थे। वैसे उस टाइम अप में ही आते थे। हमारे टाइम में हम अप में ही आते थे, मध्यम से भी ज्यादा आते थे। आपकी जो शिक्षा है, इस शिक्षा में आपने प्राइवेट विद्यालय को चुना था या फिर सरकारी विद्यालय को चुना? देखो, उस टाइम प्राइवेट विद्यालय ना के बराबर थे। हाँ हाँ हाँ। सरकारी स्कूल ही थे। सबसे पहले मैं अपने दुर्गापुरा में जो नाडी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल थी उस टाइम, उसी में 5वीं तक मैंने पढ़ाई की। अच्छा, आपकी प्राथमिक जो शिक्षा है वो कहाँ से होती है? नाडी स्कूल से होती है? हाँ, नाडी स्कूल से। हम्म। उसके बाद 6वीं से लेके 10वीं तक पिपराड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हुई। तो जैसे ये दुर्गापुरा जो गांव है और जैसे अपना ये पिपराली है, इसके बीच में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है। हाँ जी। तो आप साधन से जाते थे या फिर पैदल ही जाते थे? देखो, उस टाइम तो साधन बिल्कुल नामात्र थे, रास्ता भी नहीं था, वैसे रोड वगैरह कुछ भी नहीं था, पगडंडी थी। हम तो अप डाउन ही करते थे, 6 किलोमीटर जाना 6 किलोमीटर आना, हमेशा यही करते थे। मतलब आप 6 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते थे यहाँ हाँ से? बिल्कुल। तो जैसे अगर सर्दी का मौसम होता है, सर्दी का जब वातावरण आ जाता है तो उस समय तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाँ, सर्दी के मौसम में कठिनाई उस टाइम तो देखो इतना निम्न स्तर था, तो कपड़े लेते गर्म कपड़े भी इतने नहीं थे। तो जो नॉर्मल कपड़े उसमें हम जाते थे। तो आपके पिताजी जैसे मान लो कि आप विद्यालय में चले गए, फिर उसके बाद में मैंने ऐसा सुना है बड़े बुजुर्गों के द्वारा, वो ऐसा बताते हैं कि जीवन सिंह जी जब विद्यालय से वापस आते थे तो वो घर के काम भी किया करते थे और अन्य काम भी करते थे, जिसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत आर्थिक मदद मिल सके। तो आपके पिताजी जो है वो उस समय क्या काम किया करते थे? देखो, हमारे पिताजी शुरू से ही ऊंट गाड़ी रखी, खेती का काम करते थे। तस्वीर देखेंगे और उन तस्वीरों के माध्यम से समझेंगे कि उन तस्वीरों में आप क्या कर रहे हैं और वो कौन से मोमेंट की तस्वीर है। तस्वीर कहाँ की है? ये तस्वीर जयपुर की तो नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर की ये तस्वीर है, एक शादी में। जयपुर की। इसमें मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे। ये विक्रम सिंह जी है, ये कर्षण है, बाकी वो पूर्ण सिंह जी, हाँ हाँ, जयपुर की है। सुमेर सिंह जी शेखावत, हाँ, उनकी बच्ची की शादी थी। उनकी बच्ची की शादी में। आप कौन से हैं, ये बीच में ये या इधर वाले? हाँ हाँ, ये दिख नहीं रहा, मतलब 86 मतलब दोनों। हाँ। घूमने गए थे हम संडे के दिन, थोड़ा सा टाइम मिलता है। ये दोस्त था मेरा, वो जो मैं बता रहा था ना, कुलदीप सिंह पूनिया। अच्छा, इनकी वजह से मैं वॉलंटियर पंजाब गया था। पंजाब गए थे। ये तस्वीर आपकी सेवानिवृत्ति की। आपके सबसे बड़े लड़के, फिर ये छोटे, हाँ और हाँ, बड़ा लड़का ये है, क्योंकि ये बच्ची है, तो छोटा लड़का वो है जिसमें आप एकदम से मतलब ये तस्वीर है, फायर करने की पोजीशन में है। ये कश्मीर की है। ट्रेनिंग कंपनी थी हमारी उस टाइम, उग्रवाद नहीं था वहाँ। तो टाइम ट्रेनिंग पीरियड मतलब हैंडलिंग के दौरान की फोटो है।
बच्चियां हैं, ये रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने के लिए आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये आपका पूरा का पूरा बीएसएफ का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। हाँ, ये मतलब मेरी पोस्ट है ये। मैं प्लाटून कमांडर था ना। तो हम्म। ये बच्चे शौक से रक्षाबंधन के दिन आए थे ये राखी। बंगाल के ही हैं? बंगाल के। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती थी क्या, मतलब क्योंकि आप 1986 में लग जाते हैं, उससे पहले पहले जो मुख्य मुख्य युद्ध थे, 1999 का जब युद्ध होता है, उस समय आपकी ड्यूटी कहाँ पे थी, राजस्थान में थी या फिर अन्य क्षेत्र में? देखो, 1999 के अंदर में था, कश्मीर में था, लेकिन उधमपुर एस्ट ट्रेनिंग सेंटर में था मैं। अच्छा अच्छा। जो नए रंगरूट्स आते हैं उनको ट्रेनिंग करवाते थे। तो हाँ। राजस्थान के अंदर घुसपैठ अगर आपके सेवा काल में हुई हो, आपने क्या उनको पकड़ा था, देखो, पाकिस्तान वालों को? ऊँटों पे स्मगलिंग होती थी, सोना चांदी। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। इस टाइप की स्मगलिंग ज्यादा होती थी, बॉर्डरवासी करते थे, उनको काफी फायदा होता था। कुछ निकल जाते थे, कुछ पकड़े भी जाते थे। एक बार सूचना के आधार पर ड्यूटी लगाई गई थी, नाका बोलते थे हमारा। हम्म। तो हम 3 आदमी थे, एक मैं था, एक एक मैं सिपाही था उस टाइम। हम्म। ये हेड कांस्टेबल हवलदार होता था, वो हमारा कमांडर था, एक और, तीनों आदमी थे, तो अलग अलग थे। हम्म। तो एक ब्लैक कर आया, पैदल ही आ रहा था। हम्म। उसके सिर पर कोई, मतलब बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। अच्छा वो अच्छा। बिल्कुल एक अंडरवेयर में था, नंग धड़ंग था। हम्म। अंडरवेयर पैर रखी थी, हम्म। और उसके पास थी हीरोइन। भाई, हम्म। दूर से कोई देख ना सके, हम्म। उस हिसाब से वो आया था। तो वो आया, जो हमारा कमांडर था वो बीच में था, हम साइड में थे। हम्म। तो वो कमांडर को तरफ सीधा आ रहा था, तो कमांडर ने जैसे उसको देख लिया, हम्म। पास लिया, तो जैसे ही भाई वो मार के इलाके में आया, वो भाग करने जाए, उस टाइम उसने तुरंत ही कमांडर ने फायर किया कार्बन का। उसके पास कार्बन मशीन गन थी। हम्म। तो 8-10 राउंड फायर किए, और वो कुदरती उसके हिट हो गया, और वहीं पर वो खत्म हो गया था। अच्छा हाँ। अच्छा। तो उस टाइम 2 कुंटल क्या, वो अपना 4-5 केजी हीरोइन वो लेके आया था सिर के ऊपर। 4-5 केजी? केजी। आज तो उसकी बहुत ज्यादा कीमत है। आज तो करोड़ों में, 1 केजी की शायद करोड़ों में है मेरे ख्याल से। आज तो उसकी बहुत ज्यादा कीमत हम्म। है। फिर राजस्थान से आप यहाँ से अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं, आपको ऐसा कौन सा एरिया लगा जो सबसे खतरनाक वाला इलाका रहा, जिसमें आपको ऐसा लगा कि यार ये वाला इलाका, मतलब यहाँ पर एक एक दिन निकालना बहुत मुश्किल है? नहीं, देखो, मैं इस चीज की कोई ध्यान नहीं देता था। हमारे वो इलाका सब अच्छा लगता, शौक था हम्म। हमें, जगह जगह हर हाँ, एरिया नई में। नई जगहों में जाना। हाँ। हम्म। मैं ट्रेनिंग करके सबसे पहले हमारे को पंजाब भेज रहे थे। मेरा नंबर नहीं था पंजाब में, मेरे साथ वाले का नंबर आ गया, और उसके साथ मेरी दोस्ती थी। एक हम्म। कुलबीर सिंह पूनिया था, राजगढ़ का हम्म। जाट था वो। हमारी अच्छी दोस्ती थी, एक साथ खाना खाते थे। पास हम्म। पास आउट होने के बाद मैं बीमार पड़ जाता हूँ, मेरे मलेरिया बुखार हो गया था। तो हम्म। पीछे से बटालियन बट रही थी, भाई यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो पंजाब में उस टाइम भयंकर उग्रवाद था, हम्म। 1986 के अंदर। मतलब लास्ट में 86 दिसंबर में पास आउट हो गए थे हम। तो हम्म। उस टाइम बहुत ज्यादा उग्रवाद चल रहा था। हम्म। तो लोग बाग जो साथ वाले थे हमारे, वो थोड़ा डरते थे, भाई पंजाब में ऐसा हो जाएगा, गोली लग जाएगी, वो लग जाएगा। तो मैं एडमिट था, मेरे को पता लगा भाई आपका कहाँ नंबर आएगा, ऐसे वैसे। तो मेरे को परेशान हुई ये कि मेरे जो दोस्त था वो अपने से अलग ना हो जाए, हमारा नंबर साथ साथ था। अच्छा उस अच्छा, आप एक साथ हाँ, रहते थे? मेरा लास्ट 54 नंबर था, उसका 55 नंबर था। हम्म। तो हम साथ रहना चाहते थे। हम्म। तो मैं वहाँ हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब को बोल के, हम्म। वो सर मैं अभी जाऊंगा हमारे बटालियन में, मेरे को, मैं ठीक हूँ। तो हम्म। डॉक्टर साहब मेरे को मना किया, बोले अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। मैं सर ठीक हूँ, मैं पंजाब जाना चाहता हूँ। वो मेरा साथ वाले की पोस्टिंग मतलब दोस्त। आप अपनी दोस्ती को बरकरार रखना चाहते हाँ, हैं? दोस्ती को बरकरार रखना चाहते हैं, मैं पंजाब जाना चाहता हूँ साथ में। हम्म। डॉक्टर साहब बोले पंजाब के लिए तो काफी लड़के हैं, वो हमारे को दूसरी जगह करो, दूसरी जगह, ऐसे भी यार बोलते आप हैं। पंजाब जाना चाहते हैं और उससे? मैं वॉलंटियर पंजाब हम्म। उस दोस्त के लिए गया था। उस टाइम पंजाब हमारी पोस्टिंग जालंधर की है। 18 दिन हम जालंधर रहे। हम्म। उस टाइम घोड़ों की ट्रेनिंग चली थी, हम्म। 18 दिन। उसके बाद हमारे को बॉर्डर भेजा था, रात को हम बॉर्डर पहुंचे थे। तो बॉर्डर हम्म। हमने कभी देखा नहीं था। तो हम्म। जिस बॉर्डर पे हम, जिस पोस्ट पे गए,
उसके चारों तरफ दूसियां थी। पहली बार देखा, रात को पता लगा नहीं, तो हमारी तरफ से दूसी की उस पार ही पाकिस्तान होगा। अच्छा अच्छा। रात को तो सो गए हम, लेट पूछे थे 11-12 बजे। सुबह उठे तो जो रात को बाहर बॉर्डर पर ड्यूटी गए हुए थे वो सब आए, सब देख रहे उस्ताद लोग पहले से जो थे वहाँ स्टाफ, सबसे मिले, खुशी हुई, राम राम समझा, गुड मॉर्निंग सब की, सब मिलके पूछे कहाँ से है भाई, ट्रेनिंग करके आए हैं ये वो। इस तरह। आपकी जो सेवा है भारतीय सीमा सुरक्षा बल में, वो बंगाल में भी रही। हाँ, बंगाल में भी रही। और ऊँट गाड़ी से अपना पैसा वगैरह जो भी है कमाते थे, घर का लालन पोषण करते थे। शुरू से लास्ट तक ऊँट गाड़ी रखी हुई। और फिर उसके बाद में आपके पिताजी जो है आपको भी सपोर्ट करते थे, या फिर आपको ये कहते थे कि बेटा क्या करेगा पढ़ के, पढ़ाई में कोई मतलब नहीं है, और जो बाकी लोग हैं जैसा काम कर रहे हैं वैसा तू भी करने लग जाए? तो आपके पिताजी शिक्षा के प्रति आपको कभी रोकते थे या फिर टोकते थे, या फिर ऐसा कहते थे कि नहीं बेटा तू पढ़, मैं देखूंगा? नहीं, रोकते नहीं थे। उनका तो कहना था कि बेटा पढ़ लग के नौकरी लगो, अच्छी बात है, अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो और भी अच्छी बात है। उनका सपना था, मेरा भी सपना था, सरकारी नौकरी करें। भाई आपका सपना शुरू से ही रहा कि हाँ आप सरकारी सेवा में जाए? हाँ, बिल्कुल शुरू से ही था।